नमस्कार श्रोताओं। आज हम एक ऐसे विषय की पड़ताल कर रहे हैं जो भारत जैसे विशाल और रंग बिरंगे देश की शासन व्यवस्था की बिल्कुल बुनियाद है, संघवाद, जिसे अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं। नमस्कार। हमारे सामने इस विषय पर कुछ स्रोत हैं जिनमें एक अध्याय संघवाद के हिस्से भी शामिल हैं। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों के जरिए हम संघवाद के विचार को समझें और खास तौर पर ये देखें कि ये भारत में कैसे काम करता है, इसकी कहानी क्या है। बिल्कुल, कहानी की तरह ही समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर एक सवाल मन में घूमता है, भारत सरकार को क्या कहें, यूनियन, फेडरल या सेंट्रल? ये उलझन क्यों है? हाँ, ये सवाल ही अपने आप में दिलचस्प है और सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। इस उलझन को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि संघवाद आखिर होता क्या है। याद है हमने पिछले विमर्श में बेल्जियम और श्रीलंका का जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल। बेल्जियम ने केंद्र की ताकत कम करके राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए थे। वो एकात्मक व्यवस्था से संघीय व्यवस्था की तरफ बढ़ा था। सही। जबकि श्रीलंका में तो सारी ताकत एक ही केंद्र सरकार के पास रहे। एकदम सही। तो ये संघीय व्यवस्था जिसकी तरफ बेल्जियम बढ़ा, ये है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो संघवाद सरकार चलाने का एक तरीका है जहां सत्ता या शक्ति केवल एक जगह केंद्रित नहीं होती। अच्छा। बल्कि केंद्र सरकार और देश की अलग अलग इकाइयों, जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं, के बीच बंटी होती है। कम से कम 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं। 2 स्तरों पे? हाँ, एक पूरे देश के लिए और दूसरी राज्यों या प्रांतों के लिए। और सबसे अहम बात शायद ये है कि ये दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने दायरे में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। बिल्कुल। है ना? मतलब राज्य सरकारें केंद्र सरकार की मातहत नहीं होती। बिल्कुल। यही स्वतंत्रता संघवाद का मूल मंत्र है, कह सकते हैं। इसका मकसद दोहरा है। एक तरफ तो देश की एकता को बनाए रखना और उसे बढ़ावा देना, और दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनका सम्मान करना। ये तभी मुमकिन है जब अलग अलग स्तर की सरकारें शक्ति साझाकरण के कुछ नियमों पर सहमत हों और एक दूसरे पर भरोसा रखें। तो भरोसे और सहमति पर टिकी ये व्यवस्था, इसकी कुछ खास पहचान भी होंगी। हमारे स्रोतों में कुछ विशेषताओं का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से देखें तो इसमें 2 या ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। ठीक है। फिर हर स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन होता है, कानून बनाने का, टैक्स लगाने का, प्रशासन चलाने का। अच्छा, अपना अपना दायरा। हाँ, और ये अधिकार संविधान में लिखे होते हैं, मतलब उनकी गारंटी होती है। फिर संविधान के जो मूल प्रावधान है उनको कोई एक स्तर अकेले नहीं बदल सकता। दोनों की सहमति जरूरी है। जी हाँ, और अगर अधिकारों को लेकर कोई विवाद हो जाए तो अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, वो एक तरह से अंपायर की भूमिका निभाती हैं। और हाँ, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए कमाई के स्रोत भी स्पष्ट रूप से बटे होते हैं। ये तो एकात्मक व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, जहां सारी ताकत केंद्र के पास होती है या राज्य केंद्र के अधीन होते हैं। सही कहा। एकात्मक में तो केंद्र चाहे तो राज्यों को आदेश दे सकता है, पर संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। राज्य सरकार की अपनी शक्तियां होती हैं और वो केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होती। वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। बिल्कुल। दोनों सरकारें अलग अलग लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, और ये जानना भी जरूरी है कि संघ बनते कैसे हैं। मोटे तौर पर 2 तरीके देखे गए हैं। 2 तरीके कैसे? एक है साथ आकर संघ बनाना, जिसे अंग्रेजी में कमिंग टुगेदर कहते हैं, जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ क्या हुआ कि स्वतंत्र राज्य थे, वो खुद अपनी मर्जी से एक साथ आए अपनी सुरक्षा वगैरह बढ़ाने के लिए, और उन्होंने मिलकर एक बड़ा संघ बनाया। अच्छा। इसमें आमतौर पर सभी राज्यों को बराबर अधिकार होते हैं और वे केंद्र सरकार की तुलना में ज्यादा, या कह लीजिए काफी मजबूत होते हैं। और दूसरा तरीका? ऐसा भारत या स्पेन या बेल्जियम में है। अच्छा, हमारा वाला मॉडल। हाँ, यहाँ एक बड़ा देश जो पहले से मौजूद है, वो अपने अंदरूनी विविधता को संभालने के लिए खुद ही अपनी शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांटने का फैसला करता है। इसमें अक्सर केंद्र राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होता है, और ये भी होता है कि अलग अलग राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से थोड़ी अलग अलग शक्तियां भी मिल सकती हैं। किसी को विशेष दर्जा मिल सकता है। अच्छा, तो ये होल्डिंग टुगेदर वाला मॉडल भारत से ज्यादा मिलता जुलता लगता है। लेकिन एक सवाल था मेरे मन में, क्या संघवाद सिर्फ बड़े देशों के लिए है? आपने बेल्जियम का उदाहरण दिया, वो तो छोटा देश है, उसने क्यों अपनाया? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, बेल्जियम ने अपनी जटिल भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को संभालने के लिए इसे अपनाया। आकार ही सब कुछ नहीं है, विविधता भी एक बड़ा कारण है। ठीक है। वैसे ये जानना भी रोचक है कि दुनिया के करीब 193 देशों में से केवल 25 में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है। सिर्फ 25? हाँ, लेकिन इन 25 देशों में दुनिया की करीब 40% आबादी रहती है।
और हाँ, दुनिया के ज्यादातर बड़े और विविधता वाले देश वो संघी हैं। चलिए अब इसी नजरिए से भारत को देखते हैं। हाँ, आजादी के बाद वो दर्दनाक विभाजन हुआ, फिर कई रियासतों को साथ मिलाया गया, भारत बना। हमारे संविधान ने भारत को राज्यों का संघ कहा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, संघीय राज्य यानी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, लेकिन फिर भी क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय व्यवस्था संघवाद के सिद्धांतों पर ही आधारित है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। भले ही फेडरेशन शब्द इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन वो सारी मुख्य विशेषताएं जो हमने अभी गिनी, जैसे 2 या अधिक स्तर की सरकारें, शक्तियों का बंटवारा, संवैधानिक गारंटी, स्वतंत्र न्यायपालिका, वो सब भारतीय व्यवस्था में मौजूद हैं। और नगर पालिकाओं के रूप में संघवाद का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। हाँ, वो तीसरा स्तर। और इन स्तरों के बीच काम का बंटवारा कैसे किया गया है, वो 3 सूचियों वाली बात है ना? बिल्कुल। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बहुत स्पष्ट बंटवारा किया है 3 सूचियों के जरिए। हाँ, ये सूचियां तो स्कूल में भी पढ़ी थी। हाँ, वही। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय हैं, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। इन पर सामान्यतः राज्य सरकारें ही कानून बनाती हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें ऐसे विषय हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों की दिलचस्पी है, जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार। अच्छा, इस पे दोनों बना सकते हैं। हाँ, इन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर उनके कानूनों में कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अच्छा, तो यहाँ केंद्र थोड़ा भारी पड़ता है। हाँ, ये तो हुआ जाना पहचाना बंटवारा, लेकिन उन विषयों का क्या जो किसी भी सूची में नहीं आते? हाँ। या जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय जो संविधान बनने के बाद आए, उनका क्या? हाँ, ये भी एक अहम बात है। हमारे संविधान के अनुसार ऐसे बचे हुए यानी अवशिष्ट रेजिडुअरी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। अच्छा। ये भी भारत के होल्डिंग टुगेदर चरित्र को दिखाता है, जहां केंद्र को थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, कह सकते हैं। और इसी होल्डिंग टुगेदर मॉडल के तहत शायद कुछ राज्यों को विशेष दर्जा भी मिला है। जी, आपने जिक्र किया था, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं हमारे यहाँ। हाँ, बिल्कुल। जैसा हमने कहा, होल्डिंग टुगेदर वाले संघों में अक्सर होता है कि सभी राज्यों को बराबर शक्तियां नहीं मिलती हैं। भारत में भी ऐसा ही है। कुछ राज्यों जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को अनुच्छेद 371 के तहत उनकी खास सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। किस तरह की विशेष शक्तियां? ये विशेष शक्तियां खास तौर पर वहां के जो मूल निवासी लोग हैं, उनके भूमि अधिकारों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में तरजीही रोजगार के संरक्षण से संबंधित हैं। अच्छा, और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली? हाँ, कुछ इकाइयां ऐसी भी हैं जिनके पास राज्यों वाली शक्तियां नहीं हैं। उन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप या दिल्ली। ये इलाके इतने छोटे हैं कि इन्हें स्वतंत्र राज्य नहीं बनाया जा सकता और न ही किसी मौजूदा राज्य में मिलाना व्यावहारिक समझा गया। तो इन्हें सीधे केंद्र सरकार चलाती है? हाँ, इनमें राज्यों वाली शक्तियां नहीं होती और केंद्र सरकार को इन्हें चलाने में विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये भारत के संघीय ढांचे के लचीलेपन और कह सकते हैं विषमता, एसिमेट्री को दर्शाता है। ये जो शक्ति का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच, ये कितना पक्का है? क्या इसे आसानी से बदला जा सकता है? नहीं, ये शक्ति साझाकरण की व्यवस्था संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसे बदलना आसान नहीं है। कैसे? संसद अकेले इसे नहीं बदल सकती। किसी भी बदलाव के लिए इसे पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। 2/3 बहुमत? हाँ, और उसके बाद इसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। तभी बदलाव हो सकता है। यानी काफी मुश्किल प्रक्रिया है। बिल्कुल। और न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के विभाजन पर कोई विवाद होता है तो वही फैसला करती है। यहाँ एक व्यावहारिक सवाल दिमाग में आता है, जो शायद हमारे स्रोत में भी कहीं था। अगर कृषि और वाणिज्य
राज्य सूची के विषय हैं, तो फिर केंद्र सरकार में कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री क्यों होते हैं? ये थोड़ा उलझा हुआ नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और संघवाद की असलियत उसकी जटिलताओं को दिखाता है। देखिए, सिर्फ सूचियां देख लेना काफी नहीं होता। कई बार राष्ट्रीय नीतियां बनाने की जरूरत होती है, राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या संधियां होती हैं। इन सब वजहों से केंद्र की भूमिका जरूरी हो जाती है, भले ही विषय मुख्य रूप से राज्य सूची का हो। अच्छा। ये दिखाता है कि सूचियां कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि व्यवहार में केंद्र और राज्यों को बहुत से मुद्दों पर मिलकर काम करना पड़ता है। एक और सवाल था स्रोत में, मान लीजिए राजस्थान सरकार केंद्र की परमाणु नीति का विरोध करती, तो क्या वो पोखरण में परमाणु परीक्षण रोक सकती थी? ये परमाणु ऊर्जा और रक्षा जैसे मामले साफ तौर पर संघ सूची में हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो इस मामले में केंद्र का अधिकारी सर्वोपरि होगा। राज्य सरकार इसे रोक नहीं सकती थी। ठीक है। और एक और था, अगर सिक्किम सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्यपुस्तकें लाना चाहती है, तो क्या उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी? नहीं, शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन स्कूली पाठ्य पुस्तकें तय करना काफी हद तक राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र है। उन्हें इसके लिए केंद्र से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जब तक कि कोई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या नीति का उल्लंघन न हो रहा हो। ये उदाहरण वाकई संघवाद की बारीकियों को समझाते हैं। तो ये तो हुई संवैधानिक बनावट की बात, लेकिन असल में भारत में संघवाद कैसे काम करता है? क्या सिर्फ संविधान के प्रावधान ही काफी हैं, या कुछ और भी है जो इसे सफल बनाता है? देखिए, सिर्फ प्रावधान कभी काफी नहीं होते। भारत में संघवाद की सफलता का वास्तविक श्रेय काफी हद तक हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को दिया जा सकता है। लोकतांत्रिक राजनीति कैसे? इसी लोकतांत्रिक राजनीति ने ये सुनिश्चित किया कि संघवाद की जो भावना है, यानी विविधता का सम्मान करना और एक साथ रहने की इच्छा रखना, वो हमारे देश में साझा आदर्श बन गए। लोगों ने इसे अपनाया। इसका पहला बड़ा इम्तिहान शायद भाषाई राज्यों का गठन था। मुझे याद है 1947 के भारत का नक्शा और आज का राजनीतिक नक्शा देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ये हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और एक प्रमुख परीक्षा थी। बहुत से पुराने राज्य गायब हो गए, कई नए बनाए गए। क्यों किया गया था ये? मुख्य उद्देश्य ये था कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें। इससे प्रशासन भी आसान होता है और लोगों की भाषाई पहचान को भी सम्मान मिलता है। हालांकि कुछ राज्य भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति, जातीयता या भूगोल के आधार पर भी बने, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। लेकिन शुरुआत में तो कुछ नेताओं को डर था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश टूट जाएगा। हाँ, ये डर था जरूर। कुछ राष्ट्रीय नेताओं को यह आशंका थी, लेकिन अनुभव ने दिखाया है कि भाषाई राज्यों के गठन ने वास्तव में देश को ज्यादा एकजुट बनाया है और प्रशासन को भी आसान बनाया है। डर गलत साबित हुआ। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और दूसरा बड़ा मुद्दा था भाषा नीति का, वो भी एक चुनौती रही होगी। हाँ, भाषा नीति दूसरी बड़ी परीक्षा थी। हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। राष्ट्रभाषा नहीं, पर हिंदी राजभाषा तो है। हाँ, हिंदी को राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, लेकिन हिंदी केवल लगभग 44% भारतीयों की ही मातृभाषा है। इसलिए दूसरी भाषाओं की सुरक्षा के लिए भी कई उपाय किए गए। जैसे? हिंदी के अलावा संविधान द्वारा 22 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के रूप में मान्यता प्राप्त है। हाँ, वो 22 भाषाएं। उम्मीदवार केंद्र सरकार के किसी भी पद के लिए होने वाली परीक्षा में इनमें से किसी भी भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में चुन सकता है। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं और ज्यादातर सरकारी काम उसी में होता है। और सबसे खास बात शायद ये थी कि हिंदी को थोपा नहीं गया। जैसे श्रीलंका में सिंघली भाषा को लेके हुआ था, वैसी गलती यहाँ नहीं दोहराई गई। बिल्कुल सही कहा। हमारे नेताओं ने हिंदी के प्रयोग को फैलाने में बहुत सतर्क रुख अपनाया। संविधान के अनुसार 1965 में सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग बंद हो जाना था। हाँ, मुझे याद है, इस पर काफी विवाद हुआ था। बहुत ज्यादा। कई गैर हिंदी भाषी राज्यों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो हिंसक आंदोलन भी हुए हैं। तो फिर क्या हुआ? केंद्र सरकार ने लचीलापन दिखाया और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग सरकारी उद्देश्यों के लिए जारी रखने पर सहमत हो गई। ये दिखाता है कि भारत ने जबरदस्ती के बजाय सहमति और लचीलेपन से भाषाई विविधता को संभाला है। हालांकि हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति बनी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार इसे उन राज्यों पर थोप सकती है जहां लोग दूसरी भाषा बोलते हैं। ये संतुलन बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी। भारत की भाषाई विविधता तो अद्भुत है। 2011 की जनगणना में
1300 से अधिक विशिष्ट मातृभाषा दर्ज की गईं, जिन्हें बाद में 121 प्रमुख भाषाओं में समूहीकृत किया गया। दुनिया में शायद ही कोई और देश इतना भाषाई रूप से विविध हो। सच में। और केंद्र राज्य संबंधों में भी समय के साथ बदलाव आए हैं, आपने कहा। ये तीसरा पहलू है संघवाद के व्यवहार का। हाँ, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्गठन एक और तरीका है जिससे व्यवहार में संघवाद मजबूत हुआ है या बदला है। देखिए, शक्ति साझाकरण की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो वास्तव में कैसे काम करती है, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि सत्तारूढ़ दल और नेता इन व्यवस्थाओं का पालन कैसे करते हैं। मतलब सिर्फ नियम काफी नहीं, नियत भी जरूरी है। बिल्कुल। लंबे समय तक, आजादी के बाद कई दशकों तक, केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही पार्टी का शासन रहा। हाँ, कांग्रेस का दबदबा था। जी। इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य सरकारों ने अक्सर स्वायत्त संघीय इकाइयों के रूप में अपने अधिकारों का उस तरह से प्रयोग नहीं किया जैसा वो कर सकती थी। और जब किसी राज्य में अलग पार्टी का शासन होता तो केंद्र में सत्तारूढ़ दल अक्सर राज्यों की शक्ति को कम करने की कोशिश करते थे। और वो अनुच्छेद 356 का भी जिक्र आता है, राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार ने प्रतिद्वंदी दलों द्वारा नियंत्रित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए संविधान के इस प्रावधान का दुरुपयोग भी किया। ये संघवाद की भावना के खिलाफ था। लेकिन फिर 1990 के बाद चीजें बदली, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये सब 1990 के बाद काफी बदल गया। इस दौर में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ। वो काफी मजबूत हुए। और यही वो दौर था जब केंद्र में गठबंधन सरकारों के युग की शुरुआत हुई। लोकसभा में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने लगा। तो राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। बिल्कुल। प्रमुख राष्ट्रीय दलों को केंद्र में सरकार बनाने के लिए कई क्षेत्रीय दलों सहित कई पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ा। इसका असर क्या हुआ केंद्र राज्य रिश्तों पर? इसका सीधा असर ये हुआ कि सत्ता साझाकरण और राज्य सरकारों की स्वायत्तता के सम्मान की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब राज्यों की बात ज्यादा सुनी जाने लगी, उनकी सौदेबाजी की ताकत बढ़ गई। अच्छा। और इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले का भी समर्थन मिला, जिसने केंद्र सरकार के लिए मनमाने ढंग से राज्य सरकारों को बर्खास्त करना बहुत मुश्किल बना दिया। तो कह सकते हैं कि संघीय शक्ति साझाकरण आज संविधान लागू होने के शुरुआती वर्षों की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। हाँ, निश्चित रूप से। व्यवहार में संघवाद पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, ज्यादा परिपक्व हुआ है। हमने केंद्र और राज्य की बात की, लेकिन भारत इतना विशाल और विविधतापूर्ण है कि शायद सिर्फ ये दो स्तर ही काफी नहीं है। आपने शुरू में कहा था कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जनसंख्या में रूस से बड़ा है, महाराष्ट्र जर्मनी जितना बड़ा। सही बात है। इन राज्यों के अंदर भी तो बहुत विविधता है। तो क्या इन राज्यों के भीतर भी सत्ता के बंटवारे की जरूरत महसूस हुई? बिल्कुल। और यहीं पर विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का विचार आता है। विकेंद्रीकरण, इसका क्या मतलब है? जब शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब पावर को और नीचे तक ले जाना, जमीनी स्तर तक। अच्छा, स्थानीय सरकार मतलब पंचायतें और नगर पालिकाएं? हाँ, गांव में पंचायतें और शहरों में नगर पालिका या नगर निगम। इसके पीछे मूल विचार ये है कि बहुत सारी समस्याएं और मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर जानकारी होती है। उन्हें पता होता है कि कहाँ क्या दिक्कत है। उनके पास ये भी बेहतर विचार होते हैं कि पैसा कहाँ खर्च करना है और चीजों को अधिक कुशलता से कैसे प्रबंधित करना है। और शायद इससे लोगों की सीधी भागीदारी भी बढ़ती है। लोकतंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत होता है। हाँ, बिल्कुल। स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए फैसलों में सीधे भाग लेना ज्यादा संभव होता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत विकसित करने में मदद मिलती है। स्थानीय सरकार जो है वो लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये विकेंद्रीकरण का विचार तो संविधान में शुरू से था, पंचायतें तो पुरानी हैं। हाँ, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को हमारे संविधान में मान्यता दी गई थी। गांवों में पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं स्थापित की गईं। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में थी। अच्छा। इनके चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे और सबसे बड़ी बात, उनके पास न तो कोई वास्तविक शक्ति थी और न ही पर्याप्त संसाधन या पैसा था। वे नाम मात्र की संस्थाएं बनकर रह गई थीं। फिर बदलाव कब आया? एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम 1992 में उठाया गया, जब संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र के इस तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। वो 73वां और 74वां संशोधन। जी हाँ, बिल्कुल।
73वां ग्रामीण और 74वां शहरी संवैधानिक संशोधन, इसने कई चीजें बदल दी। क्या क्या मुख्य बदलाव हुए? पहली बात, अब स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। हर 5 साल में चुनाव कराने ही होंगे। ठीक है। दूसरी बात, निर्वाचित निकायों और इन संस्थानों के कार्यकारी प्रमुखों के पदों में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित हैं। आरक्षण लागू किया गया। हाँ, और तीसरी, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये बहुत बड़ा कदम था। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, ये तो बहुत महत्वपूर्ण। बहुत ज्यादा। चौथी बात, प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है, जैसे राष्ट्रीय चुनाव आयोग होता है। अच्छा, राज्य स्तर पर भी चुनाव आयोग। जी। और पांचवी, राज्य सरकारों के लिए अब यह आवश्यक है कि वे स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करें। कितना साझा करना है, ये हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, लेकिन साझा करना जरूरी है। तो मतलब अब उनके पास कुछ काम और कुछ पैसा आया। हाँ, संवैधानिक रूप से ये व्यवस्था की गई। और इसकी संरचना कैसी है? गांव में कैसे काम होता है, शहरों में कैसे? देखिए, ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। हर गांव में या कुछ राज्यों में कुछ गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत। इसमें कई वार्ड सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहते हैं, और एक अध्यक्ष होता है, सरपंच। ये सब गांव की वयस्क आबादी द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ये पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है। और ये किसकी प्रति जवाबदेह है? पंचायत जो है वो ग्राम सभा की देखरेख में काम करती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। अच्छा, सारे वोटर्स। हाँ, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट को मंजूरी देने और उसके प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए ग्राम सभा को साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। तो ये तो गांव का स्तर हुआ। जी। इसके ऊपर भी कुछ है? हाँ, स्थानीय सरकारी ढांचा जिला स्तर तक जाता है। कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनती है, जिसे ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं। इसके सदस्यों को उस क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्य मिलकर चुनते हैं। ठीक, ब्लॉक स्तर। फिर एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बनती है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्य भी चुने हुए होते हैं। उस जिले के लोकसभा सदस्य और विधायक और कुछ अन्य जिला स्तरीय निकायों के अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो इसका राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये त्रिस्तरीय हो गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। जी, ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए भी स्थानीय सरकारी निकाय मौजूद हैं। शहरों में? हाँ, छोटे शहरों या कस्बों में नगर पालिकाएं म्यूनिसिपैलिटीज स्थापित की जाती हैं। बड़े शहरों में नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई में नगर निगम है। बिल्कुल। दोनों का नियंत्रण लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों से युक्त निर्वाचित निकायों द्वारा होता है। नगर पालिका का जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसे नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं, जबकि नगर निगम में ऐसे अधिकारी को महापौर, मेयर कहा जाता है। यहाँ फिर एक सवाल उठता है जो स्रोत में भी है, जैसे देश प्रधानमंत्री चलाते हैं, राज्य मुख्यमंत्री चलाते हैं, तो तार्किक रूप से जिला परिषद अध्यक्ष को जिला चलाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों लगता है कि जिले का प्रशासन असल में डीएम या कलेक्टर चलाते हैं? ये स्थानीय स्वशासन की वास्तविक शक्तियों पर सवाल नहीं उठाता? ये बिल्कुल सही और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये विकेंद्रीकरण की एक बड़ी चुनौती को उजागर करता है। संवैधानिक रूप से शक्तियां दी गई हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन व्यवहार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे डीएम या कलेक्टर, उनका प्रभाव और नियंत्रण काफी ज्यादा होता है। क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो वित्तीय निर्भरता, मतलब स्थानीय निकायों को पैसे के लिए काफी हद तक राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, कई बार राज्य सरकारें पर्याप्त शक्तियां हस्तांतरित करने में आनाकानी करती हैं। और तीसरा, नौकरशाही का अपना एक ढांचा और प्रभाव है जो चुने हुए प्रतिनिधियों पर भारी पड़ जाता है। तो मतलब सुधार तो हुआ है, पर अभी मंजिल दूर है, कह सकते हैं। स्थानीय सरकार की ये नई प्रणाली दुनिया में कहीं भी आयोजित लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। आप सोचिए, अब देश भर में पंचायतों और नगर पालिकाओं आदि में लगभग 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। 36 लाख? हाँ, ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी बड़ी है। स्थानीय सरकार के लिए संवैधानिक दर्जे ने निश्चित रूप से हमारे देश में लोकतंत्र को गहरा करने में मदद की है। इसने हमारी लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उनकी आवाज को भी बढ़ाया है।
ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बेशक, लेकिन जैसा आपने कहा, साथ ही कई कठिनाइयां भी हैं। जबकि चुनाव तो नियमित रूप से और काफी उत्साहपूर्वक होते हैं। हाँ, पंचायत चुनाव में तो काफी गहमागहमी रहती है। बिल्कुल, लेकिन ग्राम सभाएं उतनी नियमित रूप से आयोजित नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को महत्वपूर्ण शक्तियां पूरी तरह से हस्तांतरित नहीं की हैं, न ही उन्होंने उन्हें पर्याप्त संसाधन दिए हैं। तो हम अभी भी स्वशासन के आदर्श को पूरी तरह साकार करने से बहुत दूर हैं। क्या दुनिया में कहीं इसके सफल उदाहरण हैं जहां से सीखा जा सके? हाँ, कुछ उदाहरण हैं। जैसे ब्राजील के एक शहर पोर्टो एलेग्रे का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। वहां विकेंद्रीकरण को सहभागी लोकतंत्र के साथ जोड़ा गया, जिससे आम नागरिक अपने शहर का बजट बनाने तक में सीधे भाग ले सकें। केरल में भी कुछ क्षेत्रों में इसी तरह के प्रयोग हुए हैं और काफी सफल रहे हैं। तो इच्छा शक्ति हो तो ये संभव है। तो आज हमने संघवाद के विचार को समझा, देखा कि कैसे भारत राज्यों का संघ होते हुए भी संघीय सिद्धांतों पर चलता है। हमने शक्तियों के त्रिस्तरीय विभाजन, भाषाई राज्यों के बनने की कहानी, भाषा नीति के लचीलेपन और बदलते केंद्र राज्य संबंधों पर गौर किया। हाँ, और हमने भारत में विकेंद्रीकरण की जरूरत और महत्व को समझा। 1992 के उस ऐतिहासिक संशोधन को देखा जिसने स्थानीय स्वशासन को एक नई जान दी, और फिर उसकी संरचना, उसकी सफलताओं और हाँ, उसकी चुनौतियों को भी परखा। ये साफ है कि भारत का संघवाद कोई स्थिर ढांचा नहीं है। नहीं, ये एक लगातार विकसित होती, बदलती व्यवस्था है जो संवैधानिक डिजाइन और राजनीतिक व्यवहार दोनों से आकार लेती है, और जिसका मकसद हमेशा से एकता और विविधता के बीच एक संतुलन साधना रहा है। बिल्कुल। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए संघवाद जरूरी तो है, पर ये चुनौतियों से भरा भी है। राज्यों की स्वायत्ता का सवाल, भाषा का मुद्दा, संसाधनों का बंटवारा, इन पर तनाव हम अक्सर देखते और सुनते रहते हैं। हाँ, ये तनाव बने रहते हैं। ऐसे में एक सवाल भविष्य के लिए उठता है। आने वाले समय में बदलते भारत में हमारे संघीय ढांचे के सामने कौन सी नई चुनौतियां आ सकती हैं, और इस बदलते दौर में एकता और विविधता के इस नाजुक संतुलन को और बेहतर तरीके से और प्रभावी ढंग से कैसे साधा जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। जरूर। आज के इस विमर्श में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।